हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं आशीष कुशवाहा और फोकस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अकाउंट 12th सीबीएसई एंड एमपी बोर्ड दोनों के लिए ये वीडियो है और एक वीडियो इस पर बन चुका है। पार्ट 1 पार्टनरशिप का फाउंडेशन का पार्ट 1 बन चुका है और ये सेकेंड पार्ट है। हम लोग फर्स्ट पार्ट में जो देख चुके थे, जो बच्चे पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, डायरेक्ट सेकंड पार्ट है ये, तो वो जरूर फर्स्ट पार्ट देखें, अदरवाइज उन्हें ये सेकंड नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, इसको समझने की कोशिश ना करें, पहले फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। ठीक है, चलिए। तो ये सेकंड पार्ट जिसमें पहले हम पार्ट 1 में डेफिनेशन हम समझ चुके हैं पार्टनरशिप की, ठीक है, और मैंने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में भी आपसे कहा था। आप लोगों ने जरूर, आपको वो समझ में आया होगा। स्टार्ट करते हैं इसके आगे। देखिए, डेफिनेशन के बाद में, इसके बाद में आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है हम बाद में बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप, हम तो सिंपली बात कर रहे हैं सर कैरेक्टरिस्टिक का मतलब बताओ, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक को, किसी भी चीज के कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअल में उसको डिफाइन करते हैं, मतलब उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि हम कहेंगे कोरोना, कोरोना किसी व्यक्ति को है, कोविड-19, ये हम कैसे पहचानेंगे। तो हम कहते हैं कि सर्दी होगी, खांसी होगी, गला बंद होने लगेगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, तेज बुखार होगा, है ना। तभी तो टेम्परेचर चेक करते हैं अपन, कहीं पर भी जाते हैं वो टेम्परेचर चेक करते हैं ना। ये क्या है, ये कोरोना के लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक, राइट। तो इन कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू हम कोरोना को क्या करते हैं, पहचानते हैं। यदि जिस पर्सन में ये कैरेक्टरिस्टिक है वो पर्सन कोरोना पॉजिटिव, मतलब उसको कोरोना है, राइट। वैसे ही किसी भी चीज के कैरेक्टरिस्टिक उस चीज को पहचानने का एक तरीका है। तो जब आपसे ये कहा जाता है कि सर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप बताइए, तो इसका मतलब क्या है, वो आपसे क्या जानना चाहता है। मतलब कि वो आपसे जानना चाहता है कि आप कैसे पहचानेंगे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप है या नहीं। बिल्कुल, एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। आईएमपी क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप, 5 नंबर में, सीधे 5 नंबर में। ठीक है, और इसमें 5 पॉइंट लिखने होते हैं। हालांकि हम कुछ ज्यादा पॉइंट पे डिस्कस करेंगे क्योंकि वो बहुत जरूरी और खास पॉइंट्स हैं, और इसमें से काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, 1 नंबर वाले। ठीक है ना। मैं जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलूं तो आप समझ जाना, कुछ भी बन सकता है इसमें से, फिलिंग द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, है ना, और मैच द कॉलम, ट्रू एंड फॉल्स, सब यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। अच्छा, इसको किस तरीके से और पूछा जा सकता है, जरा देखिए। क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आया कि कोई फर्म पार्टनरशिप है या नहीं, आप कैसे पहचानेंगे, राइट। बच्चा रट्टा मार के गया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप का। अब क्वेश्चन आया ऐसा, उसका कॉन्फिडेंस वहीं खत्म हो गया। वो बोले यार ये तो सर ने क्वेश्चन ठीक लगाया नहीं था कि कैसे पहचानेंगे हम एक पार्टनरशिप फर्म को, हमें तो आता ही नहीं है, सर ने तो ये क्वेश्चन कराया ही नहीं। हालांकि मेरे स्टूडेंट ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है ना, मेरे स्टूडेंट्स को मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, पर उसकी पूरी मेहनत जो उसने रट्टा मारा था वो गया, वो बेकार हो गया। इसलिए हमें हर चीज को सही तरीके से समझ के चलना है। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा काफी बड़ा हो सकता है। एक और शुरू में आप लोगों को मैं आप बात बताना चाहूंगा, मैं यदि किसी चीज को पढ़ाता हूं, यदि किसी टॉपिक को, किसी पॉइंट को, तो उसको फुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, है ना। इसलिए हम वीडियो की लेंथ पर नहीं जाएंगे कि वो 30 मिनट का हो रहा है या 40 मिनट का हो रहा है, 50 मिनट का। ठीक है, हम किसी टॉपिक को यदि लेंगे तो उसको डिटेल में बात करेंगे ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, राइट। क्योंकि
ऐसे भी मैं नहीं जानता कि मेरे ये वीडियो कौन स्टूडेंट देख रहे हैं। हो सकता है वो स्टूडेंट जो कि स्कूल में इसको पढ़ चुके हैं या कहीं और से पढ़ चुके हैं। हो सकता है उनको क्या लगे कि अरे यार सर क्या बात कर रहे हैं, फटाफट क्यों नहीं बताते। तो मेरे वीडियोस को देखने वाला शायद जिसको कम समझ में आता है वो भी देख रहा होगा। हर कोई व्यक्ति इसको देख सकता है, इसलिए मैं इन वीडियोस को फुल डिटेल में बनाता हूँ। ठीक है, इसलिए आराम से सुने, कॉपी पेन साथ में लेके रखें ताकि आप जो आपको लगता है उसको नोट रख कर सकें। ठीक है, तो हम बिल्कुल आराम से डिटेल में हर चीजों को समझेंगे ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए हम उसका आंसर कर सकें और हम हमारी रियल लाइफ में इसका फायदा उठा सके। बेटा सबसे बड़ी बात है कि हम रियल लाइफ में इसका कितना फायदा उठा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब एक और चीज बताता हूं, ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे ये सब डेफिनेशन से निकलेंगे। क्या बात कर रहे हैं सर? बेटा हाँ, डेफिनेशन का मतलब ही क्या होता है? जो किसी को डिफाइन करती, मतलब कि उसके बारे में बताती है। अब किसी के बारे में बताना मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक बताना। तो हर डेफिनेशन, परफेक्ट डेफिनेशन उसी को कहेंगे जो उसके कैरेक्टरिस्टिक को बताए। तो इसी तरह से यहां से भी हम क्या निकालेंगे? कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। मतलब सर आप डेफिनेशन याद कर लो तो क्या हम कैरेक्टरिस्टिक भी याद कर सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेशन भी याद करने की जरूरत नहीं है। कल हमने बहुत अच्छे से इस पर डिस्कस करा है ना, लास्ट वीडियो में। तो डेफिनेशन भी याद करने की जरूरत नहीं है और कैरेक्टरिस्टिक भी याद करने की जरूरत नहीं है। ये सब याद हो जाएगा आराम से, इस वीडियो को बिना स्किप करे देखें। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात क्या कही है डेफिनेशन में? टू और मोर पर्सन, टू आर मोर पर्सन। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि भैया इसमें कम से कम एटलीस्ट दो पर्सन क्या होना चाहिए? मेंबर होंगे। वो दो पर्सन जो होंगे जो क्या कर सकते हैं? पार्टनरशिप कर सकते हैं। मतलब कम से कम कितने मेंबर होना चाहिए? दो लोग। ठीक है सर, एक व्यक्ति क्यों नहीं हो सकता? आप जरा सोचो, क्या आप अपने आप से कोई समझौता करोगे, कोई एग्रीमेंट करोगे? एक तरफ इधर खड़े होके फिर आप बोलोगे यार सुरेश ऐसा करते हैं, फिर उधर से वो बोलेगा हाँ रमेश ऐसा करते हैं। नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो कम से कम कितने? दो लोग होना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। मिनिमम टू पर्सन्स, है ना, या दो मेंबर होना चाहिए। इसके साथ साथ मैक्सिमम पर्सन कितने हो सकते हैं सर? मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के बारे में पार्टनरशिप एक्ट हम पढ़ चुके हैं कल। पार्टनरशिप एक्ट, तो पार्टनरशिप एक्ट में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, बट कंपनी एक्ट में ध्यान देना ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट, कितने पार्टनर एक पार्टनरशिप में हो सकते हैं, इसका मैक्सिमम लिमिट किस में दिया गया है? पार्टनरशिप एक्ट में या कंपनी एक्ट 2013 में? आप कहेंगे सर कंपनी एक्ट 2013 में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स दिए हुए हैं 50। एक्चुअल में ये 100 है, बट अभी इसको गवर्नमेंट ने या हम कहें कंपनी एक्ट ने इसको अभी 50 कर रखा है। जब उसको लगेगा तो वो इस लिमिट को 100 तक बढ़ा देंगे, बट फिलहाल इस साल आप इसको क्या लिखेंगे? 50 ही लिखेंगे। तो मैक्सिमम 50 पर्सन पार्टनर हो सकते हैं और मिनिमम कितने? दो लोग। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप उस चीज को चेक करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन को चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर पार्टनरशिप है, तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि इसके मेंबर कितने हैं। राइट नाउ सेकेंड पॉइंट सर, सेकेंड पॉइंट ये देखो, टू और मोर हमने उठाया। दूसरा क्या है? एग्री। क्या होना चाहिए? एग्री होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं है ना। एग्री, ये दोनों पार्टनर क्या हुए थे? एग्री हुए हैं। किसको? किसी बिजनेस को करने के लिए, है ना। तो एग्री होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे म्यूचुअल रिलेशन या एग्रीमेंट। आपस में इनका क्या होना चाहिए? एक रिलेशन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, या फिर एग्रीमेंट होना चाहिए। ये एक दूसरे ये काम करने के लिए क्या होना चाहिए? एग्री होना चाहिए। राइट, यही पॉइंट है, इसमें ज्यादा दम नहीं है, हम इसको पढ़ के कंप्लीट करेंगे। इन पार्टनरशिप बिजनेस, राइट,
देयर मस्ट बी म्यूचुअल एग्रीमेंट। सर एग्रीमेंट क्या होता है, नहीं समझ में आया। बेटा जब आप किसी भी चीज के लिए तैयार होते हैं, आप सच बताएं, यदि आप किसी दुकान पे कुछ खरीदते हैं ना, तब भी आप एग्रीमेंट करते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, आप शॉपिंग मॉल में गए, दुकान पे गए, कहीं पर भी गए, आपने कोई चीज उठाई, उस पर कुछ कीमत लिखी हुई है 50 रुपए, आपने वो लिया और सामने वाले दुकानदार को 50 रुपए दे दिए। क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया। क्यों? आप भी एग्री, वो भी एग्री। वो 50 रुपए में उस चीज को बेचने के लिए तैयार है, आप उस 50 रुपए में उस चीज को खरीदने के लिए तैयार है। इसको क्या कहेंगे? एग्रीमेंट, राइट। तो जब किसी काम को साथ में करने के इरादे से जब ये तैयार होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्री, राइट, एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हो सर, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट को हम कानूनी भाषा में, लॉ की लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, एक ही वर्ड है उसका, उसको कानूनी भाषा में कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, बिटवीन द पार्टनर, पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। व्हेन देयर इज नो म्यूचुअल एग्रीमेंट, यदि कहीं पर आपसी समझौता नहीं हुआ है ना, बिटवीन द पार्टनर, सदस्यों के बीच में, है ना, सच एसोसिएशन ऑफ पर्सन विल नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप, और ऐसे एसोसिएशन को हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। ठीक है, हो सकता है कहीं एक जहाज में 4 लोग आपस में बातें कर रहे हैं और वो ताश खेल रहे हैं, है ना, पत्ते जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, और वो खेल रहे हैं और 2 लोग ने आपस में जोड़ी बन गई और उन्होंने प्रॉफिट को शेयर कर लिया, पर उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं था, तो उसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए सर नहीं समझ में आया, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बहुत है। ठीक है, जिसको समझ में आया चलिए। सच एसोसिएशन विल बी नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप बट अ कोइंसिडेंस, ये क्या होगा? सिर्फ एक घटना होगी, बाकी ये कोई पार्टनरशिप नहीं होगा। देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स इन पार्टनरशिप, एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट कैन आइदर बी रिटन और ओरल, मतलब जो एग्रीमेंट होता है वो लिखित में भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। जब आप दुकान पे छोटा मोटा मैगी का पाउच पैकेट लेने गए, 10 रुपए आपने दिए, मैगी का पैकेट लेके आ गए, क्या आपने कोई लिखा पढ़ी करी वहां पर रिटर्न में? नहीं, ओरली एग्रीमेंट हो गया, है ना। अगर हम सर बाइक लेने गए, हम कार लेने गए, तब हमसे 10 जगह साइन करवाई, क्या हुआ? एक एग्रीमेंट हुआ रिटर्न में कि हम ये गाड़ी ले रहे हैं। वो हमको सेल का एक नोटिस वो देते हैं, सेल बिल देते हैं, है ना। ये सब क्या है? एक तरह से रिटर्न है। इसको डिटेल में रिटर्न और ओरल में क्या डिफरेंस है, ये एक्चुअल में पूरा का पूरा एक टॉपिक है बेटा, जो कि कहलाता है पार्टनरशिप डीड। हमारा नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर इसी पर होगा, इसलिए हम इसे वहीं पर डिटेल में बात करेंगे। चलिए, तो थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होगा? देखिए, फर्स्ट हमने निकाला टू और मोर, सेकंड एग्री होना चाहिए, दूसरा है, थर्ड हो जाएगा टू कैरी अ लॉफुल बिजनेस। देखिए, लीगल बिजनेस, लॉफुल बिजनेस एक ही बात है। हमने इसको फर्स्ट वीडियो में हमने अच्छे से बात कर लिया था कि लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या होता है। ऐसा कोई सा भी बिजनेस जो कि गवर्नमेंट ने जिसको डिसअलाउड नहीं कर रखा है, गवर्नमेंट ने अनलॉफुल डिसाइड नहीं कर रखा है, वो सारे लॉफुल होंगे। लॉफुल की कोई लिस्ट नहीं है, कानून जो सही है उसकी कोई लिस्ट नहीं बनाई है ना। इन्होंने सीधे क्या करा है, क्या नहीं कर सकते उसकी लिस्ट बनाई है कानून ने, तो वो छोड़ के जो भी कुछ कर रहे हैं बिजनेस, वो क्या है? लीगल है। ठीक है, तो बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। सर मेरे को एक मूवी का सीन याद आ रहा है सर। हाँ बेटा। सर राउडी राठौर, अक्षय कुमार की मूवी, हाँ, उसमें वो चोरी करते हैं, हाँ, और आपस में फिर प्रॉफिट को शेयर कर लेते हैं, तो क्या ये पार्टनरशिप हुई? आप खुद सोचिए, क्या ये पार्टनरशिप है? हम कहेंगे नहीं, ये पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि इसमें ये इनलीगल बिजनेस कर रहे हैं, चोरी का काम कर रहे हैं। चोरी लीगल बिजनेस नहीं है, इनलीगल बिजनेस है, इसलिए हम उसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, ये डकैती है।
पार्टनरशिप नहीं है। पर सर उसमें प्रॉफिट को तो शेयर करते हैं, पर वो लीगल बिजनेस नहीं, राइट। आगे इसमें पढ़ने लायक ऐसा कुछ दम नहीं है, आप रीड कर लीजिएगा। और सारे नोट्स आपको फोकस ट्यूटोरियल के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आप मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और ये नोट्स वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर आपको फोकस ट्यूटोरियल के नाम से मोबाइल ऐप मिल जाएगी। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट क्या है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि यदि आप कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और यदि आप प्रॉफिट को शेयर नहीं करते हैं तो आप बिजनेस के पार्टनर नहीं हैं, आप पार्टनर नहीं हैं। बात समझिए। रिजल्ट का जो भी पार्टनर का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको क्या करना होगा? आपको आपस में शेयर करना होगा, एक डिसाइडेड प्री डिसाइडेड रेशो में। यदि आप प्रॉफिट को शेयर नहीं करते हैं तो आप पार्टनर नहीं हैं, या आप पार्टनर नहीं है, या वहाँ पार्टनरशिप नहीं है। जैसे सपोज मान लो चेतन ने भगत को कहा कि यदि तू ग्राहक लाके देगा तो मैं तेरे को प्रॉफिट का 10% लाके दूंगा। तो क्या भगत पार्टनर हो गया? सोच के देखिए, क्या कहा चेतन ने? चेतन ने कहा कि यदि तू जितना भी पार्टनर हमारी सेल करवाएगा, है ना, ग्राहक लाके देगा, कस्टमर देगा, और जितना भी मेरे को फिर उस पर प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का मैं 10% तुम्हें दूंगा हिस्सा। क्या भगत चेतन का पार्टनर हो गया? सोच के देखिए। आंसर जरूर आप सोच के देखा करें, है ना। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हाँ हो गया। नहीं, क्योंकि ये सिर्फ प्रॉफिट को शेयर कर रहा है, लॉस को शेयर नहीं करेगा। यदि इसके द्वारा लाए गए ग्राहक कस्टमर पे यदि इसको कुछ लॉस होता है तो क्या पार्टनर क्या भगत उस लॉस को शेयर करेगा? क्या नहीं। और प्रॉफिट पूरे बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट की बात कर रही है की जाती है, ना कि सिर्फ पर्टिकुलर किसी टास्क से, राइट। तो इसलिए यहाँ पर भगत पार्टनर नहीं होगा, पर्टिकुलर अभी जो एग्जांपल दिया है। अदरवाइज अपने एग्जांपल में तो पार्टनर है। ठीक है। दूसरी चीज, केवल लॉस के लिए कोई पार्टनर नहीं हो सकता। मतलब सर, मतलब यदि कोई व्यक्ति आपका केवल केवल लॉस को शेयर करने के लिए आपके साथ में है या एग्रीमेंट किया है, तो वो आपका पार्टनर नहीं हो सकता। जैसे सर, जैसे कि एक इंश्योरेंस कंपनी, है ना, अपनी कार बाइक का इंश्योरेंस होता है, तो कार वाले क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है कि आप हमें 15,000 रुपए दीजिए, और यदि इन अगले साल एक नेक्स्ट ईयर के अंदर अंदर यदि आपका एक्सीडेंट हो जाता है, चोरी हो जाती है कार, या कुछ डैमेज हो जाता है, तो उसका 90% तक का जो लॉस जो भी होगा वो हम शेयर करेंगे, है ना। क्या शेयर कर रहे हैं? वो लॉस। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर पार्टनर हो गई? नहीं, क्योंकि वो प्रॉफिट शेयर नहीं कर रही है, वो सिर्फ क्या कर रही है? लॉस को शेयर कर रही है। इसलिए याद रखना, प्रॉफिट लॉस दोनों शेयर करना चाहिए, तभी वो पार्टनरशिप होगी, वो आपस में पार्टनर होंगे। ठीक है। ये बहुत डिटेल में मैंने बताया बेटा। आप अपने ये जो मैंने दो क्वेश्चन करे ना, आप अपने किसी भी फ्रेंड की मजे लेने के लिए पूछ सकते हैं, उससे पूछ के देखिएगा। जो बोल रहा होगा ना, अरे मेरा तो पार्टनरशिप बहुत अच्छा हो गया है, उससे जरा पूछ के देखिएगा कि ये बता जो दो क्वेश्चन मैंने पूछे थे अभी, है ना, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितना अच्छे से हुआ है। मैं तो मजे लेता था जब मैं पढ़ता था, तो मजे लेते थे, सीनियर तक के मजे ले लेते थे। चलिए ठीक है सर, ये आप तो ऐसा सिखाते हो, एंजॉय करना क्या गलत है क्या? चलिए ठीक है, देखिए आगे देखेंगे। मैं तो जब क्लास में होता हूँ ना बेटा, बहुत सारी बातें करता हूँ, और अभी तो क्या है, ऑनलाइन पढ़ाना है, रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए अपन इतनी सारी बातें नहीं कर पाते। ये तो इससे भी ज्यादा एग्जाम्पल है। इसको कंप्लीट करते हैं पढ़ के। द एम ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इज टू शेयर
प्रॉफिट अमंग द पार्टनर अर्न फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द बिजनेस शुड बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ रेशो डिसाइडेड अर्लियर, किस बेसिस पर, जो कि पहले से रेशो डिसाइड किया गया है। तो क्या रेशो डिसाइड किया गया है हमारे एग्जांपल में, ये देखो इन्होंने ये रेशो डिसाइड करा था कि प्रॉफिट को 70-30 में हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ये मेरे पूरे एग्जांपल में वो सब बातें कही गई है बेटा, आगे जितनी भी हम पढ़ेंगे, है ना। तो भगत ने और इन दोनों के बीच में इस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को इस रेशो में बांटने का क्या करा है, डिसीजन लिया है, एग्रीमेंट हुआ है ना। और इसी वजह से ये क्या है, आपस में पार्टनर, और दोनों मिलकर पार्टनरशिप कहलाएंगे, ठीक है। इफ देयर इज नो एग्रीमेंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, इट विल नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप। क्लियर? एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट इम्प्लाइज एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेस आल्सो, मतलब कि यदि हम प्रॉफिट को शेयर करने की बात कर रहे हैं तो सिर्फ यहाँ प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर लॉस को भी शेयर करने की बात हो रही है। इट शुड so be taken into notice that if a manager or representative is given some part of profit as per agreement, he can't be called a partner। अभी मैंने बताया था यदि किसी व्यक्ति को आप किसी इनकम में से, किसी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा देने की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टनर हो गया, राइट। तो कैसे प्रॉफिट बांटते हैं, राउडी राठौर वाला मूवी का सीन है ना। अक्षय कुमार क्या करता है कि जितना भी टोटल प्रॉफिट होता है, एक तरह से देखा जाए, है ना, तो वो बोलता है कि हम 3 पार्टनर हैं, कौन, तो मैं, तू और एक गणपति बप्पा, है ना। और गणपति बप्पा को ऐसा ऊपर उछाल के फेंक के देता है, तो वो क्या करता है, आखिरी में प्रॉफिट को शेयर करता है, राइट। चलिए, पर वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, है ना, इनलीगल बिजनेस है वो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट चलिए सर, एजेंसी रिलेशनशिप। सर एजेंसी रिलेशनशिप, यहाँ पर एजेंसी रिलेशनशिप से पहले क्या आएगा, ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। तो ऑपरेशन ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस को कोई भी कर सकता है, सभी एक साथ मिलके कर सकते हैं या अलग अलग भी कर सकते हैं, मतलब कि उनमें से कोई एक व्यक्ति भी उस बिजनेस को रन कर सकता है। जैसे कि हमने हमारे एग्जांपल में देखा था कि चेतन ने कहा था कि मैं पूरा बिजनेस चलाऊंगा, है ना, और भगत ने क्या कहा था, भगत ने कहा था कि मैं तो भैया बिजनेस में कोई हाथ नहीं बटा पाऊंगा, मैं तो सिर्फ पैसा लगाऊंगा, राइट। या फिर ये दोनों मिलकर किसी और को, जैसे कि कृष्णा को क्या कर दे, अपॉइंट कर दे एक मैनेजर के रूप में, और ये दोनों अपने दूसरे काम करें, और कृष्णा क्या करे, वरलक्ष्मी साड़ी सेंटर को क्या करे, रन करने का काम करे। तो कोई भी उनकी तरफ से, सबकी तरफ से, या सभी लोग, या चाहे कोई और किसी को ये क्या कर सकते हैं, बिजनेस में अपॉइंट कर सकते हैं, तब भी ये क्या होगा, पार्टनरशिप होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 पार्टनर हैं और उसमें से 2 बिजनेस में डेली आते हैं, बिजनेस में मैनेजमेंट में काम करते हैं, पर थर्ड नहीं करता है, तीसरा व्यक्ति, तो क्या वो तीसरा व्यक्ति पार्टनर है? बिल्कुल है, क्योंकि पार्टनरशिप क्या बोलती है कि आपको एग्री होना चाहिए बिजनेस के लिए और उसके प्रॉफिट को शेयर करना चाहिए। यदि है ये है तो वो पार्टनरशिप है, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑफ बिजनेस यहाँ पर यही है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। द पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स, किसके, सभी के द्वारा किया जा सकता है, कैन भी बोला है ना। However, it is not necessary for all partner to actively participate in business। ये जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें बिजनेस में। As per need of business, the work of partnership may be
entrusted to one or more than one partner or any one of the partner with consent of all। मतलब कोई भी इनमें से कोई भी एक या सबके द्वारा या सभी के द्वारा क्या होना चाहिए, वो एग्री होना चाहिए और वो बिजनेस को क्या कर सकता है, चला सकता है। द रिमेनिंग पार्टनर विल बी हेल्ड लायबल फॉर एक्ट डन बाय अदर पार्टनर। ये क्या लिखा है सर, ये अगला पॉइंट है। ये एक्चुअल में ये जो यहाँ से जो पॉइंट आ रहा है ना, ये पॉइंट अगले पॉइंट से रिलेटेड है। देखो क्या लिखा है, एजेंट फॉर द फर्म एज वेल अदर पार्टनर, ये एजेंट। नेक्स्ट पॉइंट वही है, एजेंसी, राइट। तो हम यहाँ पर उसका मीनिंग यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो फिफ्थ पॉइंट हो गया, यहाँ पर सिक्स्थ है। सिक्स्थ में हम क्या देखेंगे, सिक्स्थ पॉइंट है एजेंसी रिलेशनशिप। मतलब देखिए, आपने मारुति सुजुकी की कार खरीदी, राइट, और उस कार में कुछ खराबी आई। अब आप उसको कहाँ लेके जाएंगे, जहां से आपने खरीदी थी उस शोरूम पर लेके जाएंगे, राइट, है ना। और मान लीजिए कार इतनी बुरी थी कि पूरी तरह से अंदर से उसका इंजन ही चेंज था ना, कार किसी और कंपनी का इंजन लगा हुआ था, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया, ठीक। अब उस दुकान का जो मालिक है, सपोज करो हम उसको गोपाल बोलते हैं कि गोपाल है, ठीक। अब आप केस किस पर करेंगे, क्या आप गोपाल के ऊपर केस करेंगे? नहीं, आप एक्चुअल में मारुति सुजुकी के ऊपर कॉल करेंगे, केस करेंगे। क्यों सर? क्योंकि गोपाल मारुति सुजुकी की तरफ से क्या है, एक एजेंट है। मारुति सुजुकी कंपनी मालिक है, उसको हम इंग्लिश में प्रिंसिपल कहेंगे, और उस प्रिंसिपल का एजेंट कौन है, वो गोपाल जिसने वो शोरूम खोल रखा है, राइट। तो यहाँ पर शोरूम और मारुति कंपनी के बीच में एक एजेंसी रिलेशन है। एक्चुअल में शोरूम गारंटी नहीं देता है, याद रखना। कौन देता है? मारुति सुजुकी गारंटी देती है आपको। आपने टीवी खरीदी सैमसंग की, तो गारंटी वो दुकान वाला नहीं दे रहा है, सैमसंग कंपनी वाला उसको क्या दे रहा है, आपको गारंटी दे रहा है। आपने कोई मोबाइल खरीदा, वो दुकान वाला गारंटी नहीं दे रहा है, कौन दे रहा है, वो कंपनी वाला। तो दुकान से जो सेलर है वो क्या है, वो उस कंपनी का क्या है, एजेंट है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एजेंसी रिलेशनशिप। अब एजेंसी रिलेशनशिप पार्टनरशिप में कैसे होती है और इसका क्या मतलब, ठीक है। देखो, आ जाइए हम हमारे एग्जांपल पे आ जाते हैं। ये रहा, यहाँ पर चेतन ने क्या कहा कि मैं बिजनेस पूरा संभाल लूंगा, भगत आपको कोई जरूरत नहीं है, आप अपना काम कर सकते हैं, राइट। अब इनके बीच में इस तरह से एग्रीमेंट हो गया, बिजनेस करने लगे। मान लो कि चेतन ने क्या करा, एक कंपनी से 1.5 करोड़ है ना, 1.5 करोड़ का क्या लिया, साड़ियां उधार में खरीदी और किसी और को बेच दी, है ना, सस्ते में। और वो जितना भी पैसा आया, वो पैसा लेके चेतन वियतनाम निकल गया, दूसरे देश निकल गया, भग गया। अब क्या होगा, वो साड़ी कंपनी वाले क्या करेंगे? वो साड़ी कंपनी वाले सीधे वरलक्ष्मी साड़ी सेंटर पे पहुंचेंगे, देखेंगे कि यहाँ तो ताला लगा हुआ है, पता करेंगे कि इसका और कौन मालिक था, तो पता चलेगा कि भगत क्या था, पार्टनर था, राइट। फिर भगत के पास जाएंगे, भगत को कहेंगे कि 1.5 करोड़ रुपए दो। भगत बोलेगा मैं क्यों दूं, वो तो चेतन लेके गया है, चेतन को तुमने माल बेचा था, मुझे तो ना बेचा था। अब मान लो ये केस किसके सामने गया, कोर्ट में गया, जज साहब के। जज साहब क्या करेंगे, जज साहब बोलेंगे भगत पैसा तो तुझे भरना पड़ेगा। भगत बोलेगा जज साहब क्यों, मैं क्यों? तो जज साहब बोलेंगे कि भैया आपने पार्टनरशिप करी थी, और पार्टनरशिप में आप एक दूसरे के एजेंट होते हो, और जब कोई काम एजेंट करता है तो उसके
उसने जो भी काम किया है, उसने जो भी काम किया है उस काम के लिए लाइबल उसका प्रिंसिपल होता है। बात समझ में आ रही है? हम बोलते हैं ना, कोई बच्चा शैतानी करता है तो हम बोलते हैं इसके माँ बाप कुछ नहीं सिखाते इसको। हम किसको दोष देते हैं? सीधे पेरेंट्स को। क्यों? वहां पर भी एक तरह से एजेंसी रिलेशनशिप होती है कि बच्चा ने कुछ काम करा तो पेरेंट्स को जवाब देना पड़ेगा, है ना? बस बिल्कुल यही रिलेशनशिप होता है। सर, तो क्या सिर्फ चेतन करेगा तभी ऐसा है? नहीं, भगत भी कर सकता है। भगत ने किसी से उधार लिया ये बोल के कि पार्टनरशिप में हमको बिजनेस में पैसों की जरूरत है, मुझे 2 करोड़ रुपए दे दो, राइट? और भगत निकल लिए, भाग गए। चेतन चेतन क्या होगा? चेतन लायबल होगा उसको पेमेंट करने के लिए। सर, ये तो बहुत ही बेकार है। हाँ, इसीलिए तो पार्टनरशिप नहीं की जाती है। पार्टनरशिप की सबसे बड़ी कमी या लिमिटेशन हम कहेंगे तो दो चीजें हैं। एक तो ये पहला जो आप पढ़ रहे हैं, इसके बाद में दूसरा पॉइंट जो हम अभी पढ़ेंगे कुछ देर में। तो पहला ये सबसे बड़ी कमी है कि यहाँ पर क्या होता है, एजेंसी रिलेशनशिप होती है। एक व्यक्ति द्वारा किया गया काम, उसने जो भी काम किया है उसके लिए कौन लायबल होगा? उसका उसके दूसरे सभी पार्टनर। ठीक है, इसी को क्या कहा है? एजेंसी रिलेशनशिप। और सर बिल्कुल, है ना? सोच समझ के किसी से पार्टनरशिप करना बेटा। ठीक है, और इसमें एक और चीज है जो शायद नहीं बताई गई है, मैं आपको बता दूं क्योंकि इस पॉइंट से रिलेटेड है, इसलिए आप समझ लें कि जो पार्टनर है 18 साल से कम एज वाला, जिसको बच्चे को, क्वेश्चन है कि क्या 18 साल से कम एज वाले बच्चे को, बच्चा ही बोलते हैं, को पार्टनर बनाया जा सकता है? तो आप कहेंगे हाँ, पार्टनर बनाया जा सकता है, बट ओनली फॉर प्रॉफिट, लॉस के लिए नहीं बनाया जा सकता। क्या बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल, पार्टनर सिर्फ 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को प्रॉफिट और लॉस के लिए बनाया जा सकता है, पर 18 साल से कम के बच्चे को, अंडर एज बोलते हैं, राइट? अंडर 18, है ना? उसको केवल आप प्रॉफिट के लिए पार्टनर बना सकते हैं, लॉस के लिए नहीं। क्योंकि ये माना जाता है कि 18 साल के बच्चे को ये समझ नहीं होगी कि पार्टनरशिप होता क्या है, और वो हो सकता है कि एजेंसी में वाले एजेंसी वाला जो फंडा है अभी जो हमने डिस्कस करा उसमें फंस सकता है। इसलिए यदि पार्टनर बनाओ तो सिर्फ वो काय के लिए होगा? प्रॉफिट के लिए होगा, लॉस के लिए वो पार्टनर नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर है? वो लॉस शेयर नहीं करेगा। चलिए तो आगे देखते हैं। हम बड़े आराम से हर चीजों को समझेंगे बेटा, ठीक है ना? टाइमिंग का इशू नहीं रखेंगे हम। यहाँ पर इसको रीड करके देख लेते हैं, ये कंप्लीट हो गया। ये 7 पॉइंट है यहाँ पर लास्ट, है ना? इसको रीड करके देख लेते हैं। केवल 7 पॉइंट है टोटल, ये सेकंड लास्ट कंप्लीट और 7वां अभी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? एज द बिजनेस कैरिड ऑन बाय एन एजेंट is accepted as the work done by principal। यदि कोई सा भी बिजनेस किसी एजेंट के थ्रू किया जाता है तो ये माना जाता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य किसने करा है? उसके प्रिंसिपल ने, उसके ओनर ने। ओनर ने मतलब वो भी जिसने उसको एजेंसी दी है। इन द सेम वे द वर्क डन बाय द पार्टनर। और इसी तरह यदि किसी एक पार्टनर ने कोई काम किया है, is accepted to be the work done by other remaining partner। माना जाएगा कि वो काम किसने करा है? बाकी के जितने भी पार्टनर हैं उनके द्वारा किया गया है। As such, each partner makes responsible the remaining for the act done by him in say। मतलब कि बाकी के सारे पार्टनर उसके लिए क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो कि उस पार्टनर द्वारा किया गया है, राइट? तो पार्टनर इज एन एजेंट इन पार्टनरशिप फर्म। पार्टनर क्या कहलाता है? इस तरह से हर एक पार्टनर एक एजेंट होता है उस पार्टनरशिप फर्म का।
पार्टनरशिप फर्म का मतलब बिजनेस का उन सारे पार्टनर्स के बीच के रिलेशन का जो एक गठन हुआ है, एक संगठन हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, उसका। राइट नाउ द अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, सेकेंड पॉइंट क्या है, ये एक और कैरेक्टरिस्टिक, बट हम कहेंगे सबसे बड़ा ड्रॉबैक, लिमिटेशन, सबसे बड़ी कमी है ना। ये दो बातें, पार्टनरशिप क्यों नहीं किया जाता, को लोग पार्टनरशिप में क्यों नहीं आते, उसका सबसे बड़ा ये दो कारण है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ, पहले तो अनलिमिटेड का मतलब क्या हुआ, अनलिमिटेड कॉलिंग है ना, 500 का रिचार्ज करवा लो फिर चालू करके छोड़ दो मोबाइल, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल वैसा ही लाइबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, अनलिमिटेड हो जाएगी। मतलब देखो, यहाँ पर हमने अभी जो एग्जांपल दिया था, चेतन ने 1.5 करोड़ का माल खरीदा और भाग गया, ठीक। अब वो पैसा किससे लेने आए, भगत से लेने आए। भगत ने क्या करा कि दुकान में जितना भी माल रखा हुआ था वो बेच दिया। मान लो वो 1 करोड़ में बिका, ठीक है, 1 करोड़ में बिका। और तो भगत क्या करेगा, भगत बोलेगा कि देखो 1 करोड़ में आपने माल किसको बेचा था, इस दुकान को बेचा था, है ना, मैं भी मानता हूँ आपने माल किसको बेचा था, दुकान को बेचा था। तो दुकान उकान सब बिक गई, सब कुछ बिक गया और 1 करोड़ रुपए हुए हैं, आप ये 1 करोड़ रुपए ले लो और मेरा पीछा छोड़ो। तो जज साहब बोलेंगे नहीं भगत, आपके पार्टनर ने 1.5 करोड़ रुपए लिए हैं, है ना, 1.5 करोड़ का माल लिया है ना, और आप कितना दे रहे हैं, 1 करोड़, तो 50 लाख बाकी के आपको अपनी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी सेल करके देना पड़ेंगे। भगत बोला क्यों जज साहब, ऐसा क्यों, तो जज साहब बोलेंगे भगत, पार्टनरशिप फर्म में ऐसा ही होता है कि वहां पर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। मतलब कि जब तक कि आउटसाइडर, बिजनेस के आउटसाइडर जो भी क्रेडिटर्स हैं, है ना, बैंक का लोन है, आपकी निजी संपत्ति बेच कर भी उसका पैसा वसूल करेंगे। तो सर क्या भगत को बाकी के 50 लाख देने के लिए अपना घर तक बेचना पड़ सकता है? यदि उसके पास में नहीं होंगे तो गवर्नमेंट उसका घर भी बेच देगी, उसके कपड़े भी बेच देगी बेटा, है ना, कपड़ा बेचना मजाक कर रहा हूँ, बट हाँ उसके पास में जितनी भी बिकने वाली सारी चीज होगी वो सारी सेल कर की जाएगी जब तक कि पूरे पैसे लौटा ना दे, है ना। या तो उसको कहीं से भी पैसे लाए, नहीं है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी को बेच दिया जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब यहाँ पर आप आगे एक सेंटेंस देखोगे जिसमें लिखा होगा कि ये लाइबिलिटी पर्सनली भी होगी और म्यूचुअल भी होगी, मतलब इंडिविजुअल भी होगी और म्यूचुअल, म्यूचुअल मतलब दोनों के द्वारा, और इंडिविजुअल मतलब अकेले भी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि वो 1 करोड़ रुपए जो भी आपने उधारी ली थी, 1.5 करोड़, उस दोनों को देने के लिए ये दोनों क्या है, लाइबल है, राइट। बट पता चला, मान लो हम एक सेकंड सिचुएशन देखते हैं कि पता चला कि जो चेतन है वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। सर इंसॉल्वेंट, हाँ, इंसॉल्वेंट वो पर्सन होता है जिसकी असेट कम होती है और लाइबिलिटी ज्यादा होती है। बिजनेस में ऐसा घाटा गया बहुत तेजी से, है ना, 2 करोड़ का घाटा हो गया, और जब क्रेडिटर्स ने मांगना चालू करा, कोर्ट में केस करा, कोर्ट में जज साहब ने दोनों को बुलाया, चेतन भगत को, और कहा कि तुम इनका पैसा क्यों नहीं देते हो। चेतन ने कहा कि सर मेरे पास तो कुछ बचा नहीं है, जो भी बचा है अब दुकान में है, ठीक है। तो जज साहब ने चेक करा कि क्या सच बोल रहा है चेतन, तो पाया कि हाँ चेतन के आप पास कुछ भी नहीं बचा है। 10 लाख रुपए की संपत्ति थी, उसकी खुद का एक मकान था, तो 10 लाख रुपए का वो मकान बेच के चेतन को घर से बाहर कर दिया जाएगा, और वो 2 करोड़ में से 10 लाख रुपए दे दिए जाएंगे किसको, का वो जहां पर भी क्रेडिटर्स हैं उनको। अब 1 करोड़ 90 लाख का क्या होगा, तो ये देखा जाएगा कि इस दुकान में कितना रखा हुआ है, कितने का माल, कितने की दुकान, ये पूरी दुकान बिक जाएगी। मान लो ये दुकान 1 करोड़ में बिकी, तो 1 करोड़ ये हो गए, 10 लाख चेतन से मिले, कितने हो गए, 1 लाख, 1 करोड़ 10 लाख।
अब जरा सोचो, ये दुकान से जो 1 करोड़ आए हैं वो किस रूप में आए हैं? वो आए हैं चेतन और भगत के मिले हुआ, उन दोनों का शेयर था ना इसमें बेटा। तो वो जो 1 करोड़ आए हैं वो क्या माने जाएंगे कि इन दोनों ने मिलकर वो 1 करोड़ चुकाए हैं। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इसको क्या कहा है? म्यूचुअल। और इंडिविजुअल लायबिलिटी कैसे? जैसे कि इसके 10 लाख रुपए इसकी निजी संपत्ति प्राइवेट असेट बेच दी, अब बचे कितने? 90 लाख। तो 90 लाख अब भगत के मकान की बारी है। या तो भगत कहीं से भी लाके दे, यदि भगत अब भगत को 90 लाख रुपीस क्या करने हैं? पे करने हैं। ये इसकी इंडिविजुअल लायबिलिटी है। और अनलिमिटेड का मतलब यही है कि सर आपने तो कहा था लॉस को बराबर या जिस भी रेशो में शेयर करेंगे जो पहले से होगा। बिल्कुल, पहले से तय करे हुए रेशो में लॉस को शेयर किया जाएगा, पर वो आपका यदि लॉस इतना ज्यादा है कि एक दूसरा पार्टनर की उसकी देखिए, अब चेतन के पास तो कुछ बचा ही नहीं, तो अब क्या करें? क्रेडिटर अपना माथा कूटेगा क्या? नहीं यार, अब मेरा पैसा नहीं मिल रहा। क्या क्रेडिटर को नुकसान होगा? नहीं। फिर भगत उसका पार्टनर बना था, तो अब भगत को लाके देना पड़ेगा। क्रेडिटर को कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा क्या रेशो था, भाई उसको पैसे चाहिए, राइट? तो भगत को वो 90 लाख रुपीस देने पड़ेंगे। इसको क्या कहेंगे? अनलिमिटेड। जब तक कि सामने वाली लायबिलिटी खत्म ना होता है तब तक आपको अपने पास से पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना? तो चेतन और भगत में से यदि कोई भी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो दूसरे को उसकी लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा, उसके हिस्से की भी। इसी को क्या कहेंगे? अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पर हमने ये सातों पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। 7th को आखिरी में रीड करके देख लेते हैं। In partnership firm, each partner has unlimited liability. Unlimited liability means that in case of loss, देखो अभी वही बात कही थी, and at the time of dissolution of the firm, dissolution of the firm का मतलब होता है बिजनेस का बंद हो जाना, उसका सारी असेट बेच देना, उसको क्या कहेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो या तो लॉस होता है या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है। इफ the asset of the firm are not sufficient, हमने हमारे एग्जांपल में देखा कि हमको 2 करोड़ रुपए लोगों को देना है और हमारी दुकान पूरी सब कुछ बेचने के बाद में कितने आए? 1 करोड़, राइट? वो सफिशिएंट है क्या असेट? नहीं। तो वही कहा है कि इफ द असेट ऑफ फर्म आर नॉट सफिशिएंट टू मीट इट्स लायबिलिटी, है ना? 2 करोड़ की लायबिलिटी, 1 करोड़ की असेट, किसकी? फर्म की। The private asset and properties of partners can also be attached to meet such liability. सर attached का मतलब जोड़ देना? नहीं, attached का मतलब सेल कर देना। यहाँ पर attached का मतलब होगा कि वो उसकी प्राइवेट असेट को भी सेल करके हम क्या करेंगे? उसकी लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे, ठीक है? तो आई थिंक यहाँ पर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप समझ में आया होगा। एमपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी था, सिर्फ एमपी बोर्ड के इस 12th के एग्जाम के लिए, पर यदि देखा जाए ये हमारी लाइफ में सबसे खास था, क्योंकि मान लीजिए आप आगे जाके कभी बिजनेस करते भी हैं या आप बैंक, कई कॉमर्स के स्टूडेंट क्या करते हैं, उनका सपना है कि वो बैंक में मैनेजर बनना चाहते हैं, है ना? तो यदि आप बैंक के मैनेजर बनना चाहते हो और यदि आप बन भी गए और आपको ये पार्टनरशिप के बारे में यदि नहीं मालूम रहेगा तो आप फंस सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि रियल लाइफ में इसका बहुत उपयोग है, यूज है, इसलिए इसको हम आराम से देखेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है। कल हम आगे एक और टॉपिक बचता है, उसके बाद में हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसके क्वेश्चंस हम बोर्ड पर सॉल्व करना चालू करेंगे। तो सीबीएसई के लिए भी खास था और एमपी बोर्ड के लिए भी, ठीक है? तो आज के लिए बेटा इतना ही।